हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने छोटा नागपुर के पठार के विषय में समझा है और यह हम लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं ताकि हमें प्रत्येक एग्जाम में इससे सहायता मिले और हम आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सके। तो आज हमारा टॉपिक है मेघालय एवं मिकिर की पहाड़ियाँ, जो कि प्रायद्वीपीय का ही क्षेत्र है, लेकिन यह भारत के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है, जहाँ इसके आसपास पूरी तरह से हिमालय पर्वत की विस्तार पाया जाता है। तो आज इन्हीं के विषय में हम लोग समझने जा रहे हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये इतना बड़ा भाग कैसे उस क्षेत्र में पहुंचा। तो इसे बोलते हैं मेघालय का पठार, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है मेघालय का पठार, मेघालय प्लेट्यू एंड मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स, इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक से हिंदी में अगर लिखे हम तो मेघालय का पठार, मेघालय का या मेघालय पठार, मेघालय ने लिख के आप लिखे मेघालय पठार, मेघालय पठार एवं मिकिर पहाड़ियाँ। ठीक, इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनका कहाँ विस्तार है, किन किन क्षेत्रों में है। तो इन्हें पहले हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से समझ पाएं कि किन क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। तो पहले आप देखें कि ये जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, इनमें 3 मुख्य पहाड़ियाँ मानी जाती हैं और वो हैं गारो, खासी, जयंतिया। ठीक, गारो, खासी और जयंतिया, ये जैसे हम मैप में रख रहे हैं वैसे ही आपको मैप में रखते चलना है। ठीक, अब इनका नाम लिखें तो यह है गारो, इसे बोलते हैं खासी और ये है जयंतिया। ठीक, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये क्रम याद रखने हैं। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों इस क्रम में हैं। तो एक बार प्रश्न पूछा था कि गारो किस क्रम या किस दिशा में स्थित है, और लिख दिया था पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो एक क्रम लिखने के लिए, इनको सजाने के लिए बोला। तो इस तरह आपको ये याद रखनी एक बात। दूसरा, इनके ये जो गारो है, गारो उत्तर में देखेंगे आप तो यहाँ आपको एक पहाड़ी और मिलेगी और इसे बोलते हैं नॉकरेक की पहाड़ियाँ। ठीक, नॉकरेक पहाड़ियाँ आप लोग भी लिखते चलेंगे, नॉकरेक की पहाड़ियाँ। और यहाँ आपको मिलेंगी मिकिर की पहाड़ियाँ। ठीक, मिकिर की पहाड़ियाँ, इधर आपको मिलेंगी डालमा की पहाड़ी। तो इस तरह करके आपको ये पहाड़ियाँ मिलेंगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है, लेकिन आपको इनका क्रम ज़रूर याद रखना है। ये जो हमने 3 बनाई है, गारो, खासी और जयंती, ये आपको याद रखना। अब दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग है, यह पूरा जो है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में यहाँ एक गैप बना। ठीक, गैप बना जिसे बोलते हैं गारो या राजमहल, राजमहल गारो गैप। ठीक, या इसी को बोलते हैं मालदा गैप, मालदा गैप। तो ये याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये किस भ्रंश के द्वारा अलग की गई हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू से। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ये पूरा विस्तार आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये जो पूरा विस्तार है इसे अगर हम इस तरह कर दें
कि यहाँ आपको जो पूरा ये विस्तार मिलेगा, ये यहाँ ये जिसे हम अलग कलर से कर रहे हैं, ये पूरा विस्तार आपको मिलेगा हिमालय का। यहाँ ये पूरा हिमालय का विस्तार है। ठीक, तो इस क्षेत्र में यहाँ जब हिमालय का विस्तार है ये, तो यहाँ ये पहाड़ियाँ कैसे हैं? तो अगर आप पिछली क्लास देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने ये चर्चा किया है कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, तो वहाँ आपको समझ आता है कि आखिर हिमालय जो गोंडवाना लैंड से टूटा था तो वो कैसा उसकी आकृति थी। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो आपने पहले इतना समझा। फिर इसके बाद एक पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि जो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है जो है मानसून राम, यह मानसून राम किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक, तो पूछा गया किस पहाड़ी पर स्थित है, तो वह है यहाँ खांसी पे। तो ये याद रखना, गारो खांसी जयंतिया, और इसी खांसी पहाड़ी पे स्थित है क्या? मानसून राम। तो लिखें आप मानसून राम। यह भारत का क्या, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र, वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, लगभग 1180 सेंटीमीटर तक की वर्षा यह प्राप्त कर लेता है, विश्व का सबसे ज़्यादा। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो क्षेत्र है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मानसून राम, यहीं पास एक पहले, इससे पहले एक स्थान बोला जाता था, वो है चेरापूंजी। इससे पहले चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था। कौन सा? चेरापूंजी। लेकिन अब चेरापूंजी की जगह मानसून राम आ चुका। ये दोनों जो हैं तो खांसी पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको याद। इस खांसी पहाड़ी में सबसे ज़्यादा अगर कहें कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसमें है शिलांग की पहाड़ी। ठीक, तो इस मेघालय का जो पठार है, तो इसे लिखें मेघालय के पठार की सबसे ऊंची शिखर, ठीक, सबसे ऊंची शिखर वह है, उसे आप लिखें शिलांग पहाड़ी, ठीक, या शिलांग शिखर। ये सबसे ऊंची चोटी, इसकी हाइट लिखें, यह है 1823 मीटर। ठीक, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, यह जो गारो है, गारो में एक जनजाति है जो है बोडो। तो इसको आप याद रखें कि गारो में एक जनजाति निवास करती है और वो है बोडो। बोडो जनजाति है जो कि एक बहुभाषी समुदाय। ये बोडो जो एसटी है यह बहुभाषी है, बहुभाषी समुदाय है। पहली बार आपने इतना मोटा मोटा इसके बारे में समझा। अब यहाँ इतनी बातें हमने समझी कि इस क्षेत्र में इतनी वर्षा होती है और यहाँ ये चीज़ें हैं। तो जिस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ ज़्यादा जैव विविधता भी होगी। इसके बारे में अब अपने दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ जैसे कि ये इंडिया है, ठीक, यहाँ हमने कहा कि यहाँ तीनों गारो खांसी जयंतियाँ हैं। अब इनमें मानसून जैसे इधर से चलता है और मानसून ये एंट्री करता है, ठीक। तो यहाँ जो चोटी है इसका कुछ बनाव ऐसा है, कुछ बनाव ये कीपनुमाकार है। तो यहाँ से जो मानसूनी हवाएं हैं वो इंटर करके घूम जाती हैं, ऐसे मानसूनी हवाएं घूम लेती हैं, ठीक। तो इस वजह से यहाँ क्या है कि ये हवाएं ट्रैप हो जाती हैं, ठीक। ये हवाएं चली,
ये हवाएं घूमने लगी यहाँ। तो इस वजह से जब यहाँ हवाएं ट्रैप होती हैं तो ये वर्षा कराती, अधिक वर्षा का कारण ये। तो सबसे वर्षा का कारण आपने समझा कि क्यों सबसे अधिक वर्षा होती है एक। अब दूसरी बात यहाँ एक चीज़ और समझना है कि जैसे हमने कहा कि रेगमा की पहाड़ियाँ, ठीक, ये भी आपको पता हुई। अब यहाँ कुछ और भी नदियाँ हैं जो अलग अलग हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र की भी आपको सहायक नदियाँ मिल जाएंगी, जैसे धनश्री है, जमुना है। तो इनको अगर आप लिख लें कि इस क्षेत्र में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, आखिरकार इस क्षेत्र के कुछ जो है ज़्यादा महत्व ये होता है कि जो मिकिर है तो ये पूछ लेगा कि आपको मिकिर की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र से हैं, तो ये आपको बताना है इसी क्षेत्र में है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही भाग है। दूसरा, यहाँ रेगमा पहाड़ियाँ हैं जो हमने बताया, तो रेगमा पहाड़ियाँ आपको याद रखना है, इसी के अंतर्गत आती हैं। और सॉरी है ना, उधर हमने मैप में आपको दिखाया है कि मिकिर की पहाड़ियों के नीचे जो है तो रेगमा की पहाड़ियाँ हैं। हमने कहा कि ब्रह्मपुत्र जो है तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जैसे कि हमने कहा कि धनश्री हैं, ऐसे ही जमुना और भी अन्य नदियाँ यहाँ आपको जल प्रवाहित करती हुई मिलेंगी। यानी कि इस क्षेत्र का जो मेन ये है कि ड्रेनेज पैटर्न जो है वह आर्य पैटर्न है, ठीक, रेडियल जिसे बोलते हैं कि इस क्षेत्र में जो है वह रेडियल पाया जाता है। ये बात आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि याद रखनी है इस क्षेत्र में, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि इस क्षेत्र में एक अन्य नाम से जाना जाता है इसे, कि जो मैदान है आपके मेघालय का, वह मैदान कहाँ है, तो ये मैदान मेघालय का मिकिर की पहाड़ियों को अलग करता है। तो याद रखना है कि मेघालय के पठार के साथ साथ यहाँ मेघालय का मैदान भी है, ये बातें आपको याद रखनी। इसी का एक अन्य नाम है और उस नाम से एक बार प्रश्न पूछ लिया गया और वो नाम है कार्बी, लिखिए आप, कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग पठार। तो ये नाम पूछा गया, तो इस तरह आपको ये नाम याद रखने हैं, कार्बी एंगलोंग पठार, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि आखिर ये किस जगह। इसी को उत्तर का कछार भी बोलते, तो ये भी याद रखना, उत्तर का कछार क्षेत्र कौन सा है। तो ये आपके मन में इस तरह के कोई कन्फ्यूज़न नहीं आने चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही। अब यहाँ जैव विविधता अधिक होगी, सघनता अधिक होगी, जीव पाए जाएंगे, उपजाऊ मृदाएँ होंगी, ये सारी चीज़ें और भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। लेकिन अभी हमने कहा कि आपको बहुत ही कम कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को समझना है हमें। अब यहाँ हम सारी चीज़ें इतना इन डेप्थ नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम और वीडियो जो है तो काफ़ी लंबी होगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको रखे गए हैं, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना। कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ कोयले भी पाए जाते हैं, लोहा भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है। उनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप याद रखना, इस क्षेत्र में यूरेनियम भी पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे, यूरेनियम में जो है तो इसको इम्पोर्टेंट में रखेंगे आप, हेडलाइन करके अंडरलाइन कर लेंगे कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये भी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और फिर अगले क्लास में जब हम लोग चलेंगे और कभी जब इसको और इन डेप्थ पढ़ाएंगे फिर, तो अभी आपको प्री के हिसाब से इतनी जो है तो इस क्षेत्र की जानकारी इनफ होगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, तथा आप यह बताएं कि आपकी क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।